तो चैप्टर 19 और 20 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। जो पार्ट सी एसबीसी का मैंने आपको बोला था 3 चैप्टर्स फॉर 25 मार्क्स, तो उसमें से ये लास्ट चैप्टर है और इम्पोर्टेंस अपने आप चैप्टर की रहेगी। तो ऑन एन एवरेज 25 में से मेरे हिसाब से 12 मार्क्स तो इसी को आप दे सकते हो, एक चैप्टर में से पूछ सकते हैं। बाकी दोनों में से एक एक क्वेश्चन आ गया तो अपने आप वेटेज पूरा हो जाएगा। ये 25 मार्क्स का जो कंटेंट है इस सब्जेक्ट को पास करवाने में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो अगर ये 3 चैप्टर्स पे अच्छी ग्रिप आ गई, क्योंकि अलग से पार्ट पूछने ही वाले हैं, तो दैट इज गारंटेड कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। अब आप उसको कितना अच्छे से प्रिपेयर करते हो आपके ऊपर है। तो अपॉर्चुनिटी है ये सब्जेक्ट में, अगर ये चैप्टर्स को आपने थोड़ा सा अच्छा कमांड कर लिया उस पर, तो एग्रीगेट निकालना ईजी हो जाएगा और अगर कुछ सरप्लस मार्क्स आ जाते हैं तो बाकी सब्जेक्ट में हेल्प कर सकते हैं। तो जब इतना सारा सिलेबस हो ना, तो थोड़ा उसको सेग्रीगेट करके माइंड में प्लान क्लियर होना चाहिए किस चीज़ पे कितना फोकस करना है। ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द वेटेज। पेजेस लिमिटेड है 3 चैप्टर के और वेटेज उसका 25% ऑफ द सब्जेक्ट है, तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जो टॉपिक हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, दैट इज रिगार्डिंग लिक्विडेशन वाइंडिंग अप। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रैक्टिकली इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है और एक बड़ी कंपनी का केस स्टडी भी अपने यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं जो ये प्रोसेस फेस कर चुकी है रिसेंटली। वैसे अब यहाँ पे मेजरली बात ये हो रही है कि जब एक कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रही है तब आगे उसका क्या फ्यूचर है, क्या सॉल्यूशन है उसके लिए। तो एक तो अपने माइंड में पॉइंट आता है भाई कंपनी को बंद कर देते हैं और क्या, लॉसेज में जा रही है तो कंटिन्यू करके मतलब नहीं। बट कंपनी को बंद करना जितना ईजी है बोलने में, इम्प्लीमेंट करना उतना डिफिकल्ट है। एंड उसके ना जो बाकी के आफ्टर इफेक्ट्स होंगे ना वो भी सही नहीं। बिकॉज होता क्या है ना, एक पर्टिकुलर कंपनी में कितने लोगों का स्टेक है ये तो आप इमेजिन कर सकते हो। राइट फ्रॉम द एम्प्लॉयज टू द प्रमोटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स जिनका पैसा लगा हुआ है। अब सब लोग इस एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, सबका कुछ ना कुछ नुकसान उसके अंदर होने वाला है। एम्प्लॉयज का तो खासकर लोअर लेवल वेजेस वाले वर्कर होंगे, कितने क्लरिकल स्टाफ होगा, एम्प्लॉयज होंगे, उनकी जॉब चली जाएगी। तो वो और उनकी फैमिलीज भी सफर करेगी। तो इट इज़ नेवर अ गुड आइडिया कि आप कंपनी बंद कर दो। इट शुड बी द लास्ट रिसोर्ट, ऐसा बोला जाता है। बाकी जो भी हो सकता है कंपनी को बचाने के लिए वो हमें करना चाहिए। अगर अब लग रहा है कि और कुछ पॉसिबल नहीं है, दिस इज द लास्ट ऑप्शन कि कंपनी बंद ही करनी पड़ेगी, तो हमें उस तरफ जाना चाहिए। तो फिर बाकी ऑप्शंस क्या है हमारे पास, हम कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं, उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर वो फेल हो जाए तो फिर हम उसके वाइंडिंग अप की तरफ जाएंगे। तो ये जो चैप्टर अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसमें सारे प्रोसेस की बात होगी। एक तो प्रोसीजर वाला चैप्टर है, वो तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। और जितना मैं डेली पढ़ाऊंगा उसमें हर रोज प्रोसीजर्स आने वाले हैं और कहीं ना कहीं वेरिएशन भी आएगा। कोई प्रोसीजर एमएसएमई कंपनी के लिए है, कोई स्पेसिफिक स्टार्टअप के लिए है, कोई प्राइवेट कंपनी के लिए है, कोई रेगुलर कंपनी के लिए है। तो वो मिक्सअप होता जाएगा अगर आपने इसको डेली साथ में नहीं पढ़ा। तो आज जितना पढ़ा रहा हूँ आप जाके पढ़ लो। 30 to 40 मिनट्स अगर रीडिंग टाइम दे दोगे ना, मोर देन इनफ है, उतने में हो जाएगा। बट कल जब आओगे आगे के प्रोसीजर पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ पहले माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तो नया डेटा आप एक्सेप्ट कर पाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा, 2 दिन पढ़ाने के बाद सब मिक्सअप के डे 1 पे क्या पढ़ाया था, डे 2 पे क्या पढ़ाया था, वैसा नहीं होना चाहिए। तो चैप्टर की वैल्यू तो है ही, पर उस हिसाब से आपको डेली उसको साथ साथ में रीड करना है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो प्रोसीजर की यहाँ बात हो रही है, पहले क्या था और अब क्या है वो भी थोड़ा समझ लो, क्योंकि रिसेंट चेंजेस हुए हैं। पहले ये कंपनी का वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, रिस्ट्रक्चरिंग, ये सब कुछ जो होता था वो कंपनीज एक्ट के थ्रू होता था। और इसके साथ साथ कुछ और एक दो एक्ट पास कर रखे थे। एक अपने बोलते थे कंपनीज सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट ऐसे करके बोला जाता था, SIC है, 1985 का एक्ट था। तो सिक कंपनीज की एक कैटेगरी थी कि भाई जो कंपनी नेटवर्थ जिसका माइनस में है, लॉसेज में जा रही है, डेफिनेशन थी उसके हिसाब से ये सिक कैटेगरी में चली गई। तो अब इसको रिवाइव करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, उसको बोलते थे BIFR, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग बोर्ड था। अब वो लोग उस कंपनी को कैसे बचाना है उस पर काम करेंगे। प्रॉब्लम नहीं है, सेटअप सही था, लेकिन प्रोसीजर बहुत स्लो था और आपको पता है सरकारी काम फिर कैसे चलता है। तो इतना स्लो प्रोसीजर था, उसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता था ना, जो रिकवरी हो सकती थी वो भी नहीं हो पाती थी और जितना बेस्ट आउटकम आना चाहिए उतना नहीं आता था। और कितनी बार कंपनीज को बचाना पॉसिबल नहीं होता था, फिर उसको वाइंडिंग अप के लिए ही लेके जाना पड़ता था। वाइंडिंग अप में भी क्या हो रहा है ना, असेट्स को बेचने में इतना स्लो प्रोसेस, रिकवरी में इतना टाइम, तो डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू डाउन होती जाती थी। अब आपको पता है कि आपका पैसा डूब रहा है, जितनी जल्दी बचा लो उतना ज़्यादा मिलेगा, जितना लेट करोगे उतना और डूबता जाएगा। तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन उसको एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना भी नेसेसरी था, जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग सिस्टम के हिसाब से नहीं हो पा रहा। तो इन्होंने इसके लिए एक नया एक्ट पास किया, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, दैट इज IBC। कहीं ना कहीं आपने ये टर्म सुना होगा या नाम तो पढ़ा ही होगा, IBC 2016 2016 में पास हुआ है, तो बहुत पुराना एक्ट नहीं है। और गवर्नमेंट खुद इसकी बहुत तारीफ करती है कि भाई बहुत अच्छा एक्ट पास हुआ है और इससे ये रिजल्ट्स भी शो कर रहा है, पता चल रहा है कि भाई सही से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। तो इसके थ्रू हम कंपनीज को रिवाइव कर पा रहे हैं। अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसको बंद करने के बदले उसके लिए नए बायर्स ढूंढ पा रहे हैं। और अगर बंद भी कर रहे हैं ना, तो जल्दी से जल्दी उसको क्लोज करने की प्रोसीजर हो रही है ताकि मैक्सिमम रिटर्न एक शेयर होल्डर को उसके पैसों का मिल सके।
अब क्या होता है, नॉर्मली अपने कोई इन्वेस्टर की बात करें, आप भी अगर मार्केट में इन्वेस्ट करने आए हो नए नए, तो आपके माइंड में है ना एक एंथुजियाज्म का लेवल अलग होता है। बोले नहीं यार, कम से कम 18 to 20% एनुअल रिटर्न कमा के दिखाएंगे, पता नहीं कैसे करना है लेकिन कमा के दिखाएंगे, तो वो एनर्जी लेवल होता है। फिर एक बार थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देते हैं ना, फिर समझ में आता है कि नहीं यार 18-20% एक साल का रिटर्न तो जनरेट करना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, पूरा 15-16 भी आ जाएगा तो चलेगा, गूगल पे भी पढ़ा था कि इतना तो मिल जाता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बोले नहीं 12-13% भी मिल जाए, SIP में एवरेज बोलते उतना ही निकलता है तो ठीक है। तो 20% से शुरू हुआ था, 12% तक आ चुके हो। फिर जब मार्केट थोड़ा अभी जैसे हालत है ऊपर नीचे होता है, तो 9% 8% तक आ गए। फिर अपने बोल रहे होते बोले यार FD जितना तो निकल ही रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, उससे तो ज़्यादा ही कमा रहे हैं। फिर कम होने लगता है तो बोले कोई नहीं, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है। तो अभी ना 20% से लेकर आप 6% पे आ चुके हो, समझ आ रहा है। अब आपको अंदर से समझ तो आ गई है कि सब गड़बड़ हो गई है, और जितना सोचा था उतना रिटर्न निकल नहीं रहा है। जिन स्टॉक्स में पैसे लगाए थे कंपनी लॉसेस में जानी शुरू हो गई है। अब भगवान से प्रे कर रहे हो, बोले भगवान जो 100 रुपये लगाए थे ना वो वापस आ जाए, वही बहुत है, कोई रिटर्न की लालच नहीं मेरे को, ठीक है। लालच सारी छोड़ दी, लगाया पैसा डूबना नहीं चाहिए। अटैक मोड से ना डिफेंस मोड में आ गए हो, समझ आ रहा है। अब लॉसेस बढ़ने शुरू हो गए, बोले यार 100 का 90 भी वापस मिल जाए, 10% नुकसान चलेगा, 80 वापस मिल जाए तो भी ठीक है, क्योंकि कहाँ 100 का 120 करने निकले थे, अब 80 भी अच्छा लग रहा है, समझ आ रही। तो ऐसी हालत बहुत बार कंपनी के स्टॉक्स में हो जाती है। तो वो सिचुएशन में अगर किसी इन्वेस्टर को 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पे 60% भी वापस मिल रहा है ना, वो खुश है। बोले पूरा डूब जाए इससे अच्छा जो वापस आ जाए। अब इसमें जितनी देरी होगी ना, वो देखो अभी बोलते बोलते 100 का 90 80 60 हो गया, थोड़ी देर में 40 या 30 भी हो जाएगा। तो जल्दी रिकवरी होगी तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं तो टाइम के साथ साथ डिप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा वैसा। तो इसी चीज़ के लिए एक्ट यहाँ पे बनाया गया, जिसको अपने बोल रहे हैं IBC 2016। अब ये जो एक्ट है, इससे बहुत सारी सक्सेसफुल रिकवरीज भी हुई है, कंपनीज को बचाया भी गया है। इसमें एक केस स्टडी जो है वो DHFL कंपनी का है। मे बी आपने DHFL का नाम तो कहीं टीवी पे एड्स में सुना होगा, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया था उन्होंने, तो पॉपुलर कंपनी है। तो DHFL जो है वो NBFC कंपनी, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। होम लोन्स प्रोवाइड करते हैं मेजरली, और ये इनका बिजनेस था और टारगेट कस्टमर था। अब DHFL का जो पूरा केस है वो IBC एक्ट के थ्रू ही कंप्लीट हुआ है। तो मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फिर जब मैं आगे चैप्टर में प्रोसीजर पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें मैं उससे लिंक करवा पाऊंगा कि देखो उस कंपनी में ऐसा हुआ था और इसलिए अपने ये चीज़ यहाँ पे पढ़ रहे, तो रिलेट करना आपके लिए ईजी होगा। अब DHFL एक्चुअली में कर क्या रही है, मैंने आपको बोला होम लोन कंपनी। तो ये लोग उन लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो या तो अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं जैसे आप और मैं, या फिर वो बिल्डर्स जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो मेजरली उन्होंने सारा पैसा जो है बिल्डर्स को लोन पे दिया कि आप कंस्ट्रक्शन करो, हाउसिंग फाइनेंस के काम कर रहे हैं तो यही मैटर होगा, इसी की तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब कंपनी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इक्विटी एंड डेट जैसा हर कंपनी करती है। तो इन लोगों ने इक्विटी शेयर्स स्टॉक मार्केट पे लिस्ट किए, वहां से पैसा रेज किया, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डिबेंचर ऑफर किए, पब्लिक डिपॉजिट्स में FDs ऑफर की, उसके थ्रू पैसा लेके आए, बैंक से लोन लिया, और ये पैसा सारा आगे बिल्डर्स को और होम बायर्स को दिया। अब वो बिल्डर्स और होम बायर्स इनको पैसों पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट में से कंपनी की इनकम हो रही है, और उसी इंटरेस्ट में से वो डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में अपने इन्वेस्टर्स को पैसा दे रहे हैं। तो भाई साइकिल अच्छा चल रहा है, कंपनी अच्छी चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक फेज ऐसा आ गया रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए जहाँ पे मार्केट बहुत खराब था, ये 2016 17 18 वाला, बिकॉज रियल एस्टेट को ना बार बार गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। एक्ट उन्होंने ऐसे पास कर दी। सबसे पहला तो था अपना डिमोनेटाइजेशन। प्रॉपर्टी के मामले में कैश की कितनी रिक्वायरमेंट होती है आपको पता है, और कैश ही बंद हो जाए मार्केट में तो कहाँ जाएंगे। तो पहला वो झटका हो गया डिमोनेटाइजेशन। फिर उसके बाद एक रेरा का कानून आ गया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आ गया। तो उसका भी कंसेप्ट वही था कि भाई रजिस्ट्री करानी पड़ेगी आपको प्रोजेक्ट की, और डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करके देना पड़ेगा, और 100 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो पहले नहीं होते थे। तो वो रूल रेगुलेशन आने से वो लोग और परेशान हुए, ये भी 2016 में आया। फिर एक बेनामी प्रॉपर्टी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब के कानून है, इसको और स्ट्रिक्ट कर दिया। 17 में GST आ गया। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहा। अब GST के बाद तो इकोनॉमी में थोड़ा बहुत सेटबैक आया था क्योंकि लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो होम बायर्स मार्केट में कम हो गए। अब जब होम बायर्स मार्केट में कम होंगे तो सबसे पहले ये NBFC वालों की बैंड बजेगी, क्योंकि जो बिल्डर्स है वो बोल रहे हैं कि यार घर बिक नहीं रहे, बन के रेडी पड़े, कोई बाई करेगा तो आपका पैसा रिटर्न करेंगे ना, EMI हम कहाँ से भरे, ब्याज का पैसा कहाँ से लाए। तो धीरे धीरे करके ना DHFL वालों के पास इनकम आनी बंद हो गई। इनकम आनी बंद होगी तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, इन्वेस्टर्स पे। अब DHFL वाला बोल रहे हैं मैं ये जो डिबेंचर इशू कर रखे हैं इसका ब्याज कहाँ से दूंगा, डिपॉजिट्स ले रखे हैं अनसिक्योर्ड वाले उसका ब्याज कहाँ से दूंगा, इक्विटी वालों को डिविडेंड का पैसा कहाँ से दूंगा। और जब मार्केट में न्यूज़ आ रही है तो स्टॉक मार्केट में भी वो डाउन जा रहा है। तो ऐसे करते करते एक पॉइंट पे DHFL ने बोल दिया कि भाई अब हमारे पास पैसे नहीं, हम इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, पैसे नहीं हमारे पास, या तो कोई आके हमको बचा लो, हमारी कंपनी खरीद लो, या फिर इसको बंद करो, और कोई ऑप्शन नहीं। तो उन्होंने तो डिक्लेरेशन दे दिया। अब जो डेट उनकी कंपनी पे अराइज हो गया, ये अक्यूमुलेट हो गया, दैट वाज समवेयर अराउंड 90,000 करोड़ रुपीस। इसमें डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, ये सब मिला के हो गए।
SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, सब लोगों ने अपनी अपनी कैपेसिटी में इनको लोन दे रखे थे। तो 15-20 हज़ार करोड़ तो वो था। और बाकी का वो जो पब्लिक ने इनको डिपॉजिट्स के तौर पे पैसा दिया, जैसे अपन वो पब्लिक डिपॉजिट कंपनी लॉ में पढ़ रहे थे, वैसे एफडीज करवा ली, और ये अनसिक्योर्ड थी, तो वो भी गारंटी नहीं, क्योंकि असेट बेच के पैसे वापस आ जाएंगे। तो इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो गया और वो बोल रहे देने के लिए पैसा नहीं। तो इस पॉइंट पे जब बात चली गई, तो फिर ये आईबीसी कोड के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने आपको बोला कंपनी बंद करना लास्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, उसको बचाना। भाई इन्वेस्टर का 100 रुपया लगा है, जितना वापस दे सको उतना दे दो, जीरो करने से तो बेटर ही। तो फिर बायर ढूंढने निकले। अब ऐसे में क्या होता है ना, मैनेजमेंट के हाथों से ये बातें बाहर चली जाती है, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं पा रहे, उन्होंने तो बोल दिया हमें बचा लो। तो क्रेडिटर्स जिनका पैसा कंपनी में लगा है, ये लोग फिर लीड लेते हैं, कमिटी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, बायर्स के कोटेशन मंगवाते हैं कि भाई कोई हमारी कंपनी खरीद लो। अब खरीदने वाले का बेनिफिट क्या है यहाँ पे, उसको एक लॉस मेकिंग एंटिटी डिस्काउंट रेट पे मिल रही है, समझ आ रहा है, सस्ते रेट पे आपको कंपनी मिल जाएगी। तो आपको इन्वेस्टर को पूरे 100 रुपये देने नहीं है, आपको उससे कम ही पैसा देना है, लेकिन आप उसका बिजनेस, उसके क्लाइंट्स, ये वो टेक ओवर कर सकते हो। अगर आपके पास रिकवरी करने की कैपेसिटी है कि आगे से आप पैसा निकाल लोगे, तो आप कंपनी खरीद लो। अब इसके लिए बिडिंग अनाउंस हो, कंपनीज को बोला आप बिड कर दो कि आप हमारे इन्वेस्टर्स को कितना पैसा दोगे, ये कंपनी कितने में खरीदोगे। अब इसमें बड़े बड़े नाम आ गए, अदानी ग्रुप वाला आया सबसे पहले, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में वो भी है। वीडियोकॉन ग्रुप आया, गोदरेज वाले आ गए, ये लोग सब प्रॉपर्टी मार्केट में काम करते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। फिर पिरामल ग्रुप वाले आ गए, अब पिरामल ग्रुप वालों ने भी बिड किया, ये सब कंपनीज की बिड है। अब कौन डिसीजन लेगा कि कौन सी कंपनी के साथ जाना है, आगे बढ़ना है। तो ये जो क्रेडिटर्स है, जिनका पैसा फंसा हुआ है, उन सबसे पूछा गया कि भाई आप लोग वोट करो कौन सा कोटेशन सही है, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली ये जो डील है पिरामल ग्रुप वालों के साथ फाइनल हुई, और उन्होंने ऑन एन एवरेज 42% पैसा वापस किया। समझो कि जिसका 100 रुपये लगा था ना, उसको 42 ऑन एन एवरेज वापस मिला, बाकी का 58 जो है पूरा लॉस। अब बाकी लोग जो ऑफर दे रहे थे, अदानी, गोदरेज, ये लोग, ये 42 से कम अमाउंट ऑफर कर रहे थे। तो सबसे बेटर डील जो क्रेडिटर्स को लगी, वो पिरामल ग्रुप वालों की लगी। तो उन्होंने फिर फाइनली बोल दिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा लेते हैं। एनसीएलटी से अप्रूवल लिया, एनसीएलटी में मैटर गया, क्लियरेंस मिल गया, फाइनली फिर ये मर्जर हो गया। तो डीएचएफएल कंपनी जो है पिरामल ग्रुप ने खरीद ली, और उनके इन्वेस्टर्स को पैसा वापस कर दिया। तो एटलीस्ट उनका जो लॉस है ना, वो मिनिमाइज हो गया। अब ये इसके बाद गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया कि आईबीसी एक्ट का ये पहला सक्सेसफुल केस है, क्योंकि 2016 में जस्ट रिसेंटली आया था। तो इतना बड़े लेवल पे इतना बड़ा केस अभी तक आया नहीं, और मैक्सिमम इतनी रिकवरी ऐसे केसेस में बहुत कम होती है कि 100 रुपये पे आपको 42 रुपीज़ वापस मिल जाए, ये यूजुअली नहीं होता है। 15-20 रुपये मिल गए बहुत बड़ी बात है, फिर तो ऐसा होता है जो दे दो वो नुकसान तो हो ही गया। बट इतना अच्छा रिकवरी परसेंटेज बाकी एवरेज और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छा था। और गवर्नमेंट ने इसको एकदम प्राउडली डिक्लेयर किया कि देखो हमने जो एक्ट पास किया ना, वो एक्चुअली में रिटेल इन्वेस्टर्स के काम आ रहा है। ऐसा एक और इंसिडेंट येस बैंक में हुआ। येस बैंक की हालत भी आपको पता है कोविड के टाइम पे क्या हो गई थी। तो उसमें भी फिर वही है, रेजोल्यूशन किया उसका कि भाई कैसे इन्वेस्टमेंट लाए, और वहाँ गवर्नमेंट ने थोड़ा बोला एसबीआई को, आईसीआईसीआई को, कि आप लोग थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके बैंक को बचा लो, नहीं तो बंद हो जाएगी। तो एक्चुअली में अगर वो लोग आगे नहीं आते ना, तो बैंक बंद हो गई होती। बट एसबीआई को तो आगे आना ही था। वो आपको पता है गवर्नमेंट खुद अगर इनिशिएटिव लेगी तो अपनी बैंक के थ्रू करवाएगी ये काम। प्राइवेट प्लेयर्स में आईसीआईसीआई ने भी इन्वेस्टमेंट किया और येस बैंक को सपोर्ट दिया कि भाई चलो आपको वापस ट्रैक पे लाने के लिए हम फंडिंग देते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ें मार्केट में होती। तो आईबीसी कोड जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको यही प्रोसीजर्स मिलेंगे इसके रिगार्डिंग। देखते हैं। अब लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, बुक में देखते हैं क्या क्या बोला है। आईबीसी कोड इफेक्टिवली अप्लाई कब से हुआ, तो बोला 1 अक्टूबर 2016 से ये इफेक्टिव डेट है। अब इसके लिए अलग अलग अथॉरिटीज़ बनाई गई। जो रेगुलेटरी बॉडी इस चीज़ को एडमिनिस्टर कर रही है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज IBBI। तो ये वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ये एक्ट को गवर्न कर रही है। जैसे अपने बैंकिंग में RBI बोलते हैं ना, वैसा हो गया। तो उस लेवल पे काम कर रहा है। बाकी पेज 312 पे सेलिएंट फीचर्स में जो नाम दे रखे हैं अथॉरिटीज़ के, उसमें समझाया कुछ नहीं, सिर्फ नेम किया हुआ है। तो मैं आपको आगे चैप्टर में समझाने ही वाला हूँ, तो फिर अपने उससे आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी कुछ ऐसे ही है, डेफिनेशंस दे रखी है। हाँ, डेफिनेशन से पहले एक एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट है, वो आप देख लेना। उसमें बोला कि जो अमाउंट इन्वॉल्व है ऐसा मैटर में, वो अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, मिनिमम डिफॉल्ट बोला 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो ही आप ये मैटर आईबीसी में लेके जा सकते हैं। 1 करोड़ से छोटा मैटर आईबीसी वाले हैंडल नहीं करेंगे, फिर उसके लिए अदर अथॉरिटीज़ के पास अपने जा सकते हैं। वैसा डेफिनेशंस भी 1 to 1 ऐसे नहीं ले रहा हूँ, सेक्शन के साथ साथ समझाता हूँ तो आपको रिलेट हो जाएगी। तो आगे बढ़ सकते हैं। पेज नंबर 315 से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पर्सन हु में इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। नए नए नाम मिलेंगे, समझाता जाऊंगा साथ साथ में। यहाँ पे बोला है जो कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, जैसे मैंने DHFL का नाम लिया, तो DHFL को यहाँ पे बोला जा रहा है कॉर्पोरेट डेटर, ये टर्म इसके लिए यूज हो रहा है
कंपनी है और डेट है उसके ऊपर, तो दैट इज कॉर्पोरेट डेटर उस सेंस में बोला। तो बोला जो कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, जैसे मैंने बोला DHFL ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं, हमको आके बचा लो, तो कॉर्पोरेट डेटर खुद इनिशिएटिव ले सकता है और अनाउंस कर सकता है कि भाई हमें हेल्प की जरूरत है। ये फर्स्ट सिचुएशन। दूसरा, कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है कंपनी में, रिटर्न नहीं आ रहे, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, पे बैक नहीं कर रही कंपनी, वो समझ गए हैं कि अब ये कंपनी आगे पे नहीं कर पाएगी, हमें कुछ एक्शन लेके कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि भाई रिकवरी स्टार्ट करो, तो क्रेडिटर्स भी एक्शन ले सकते हैं। क्रेडिटर्स में दो कैटेगरी, एक है फाइनेंशियल क्रेडिटर और दूसरा है ऑपरेटिंग क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होगा? जो पैसों की मदद करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। ऑपरेटिंग क्रेडिटर कौन होगा? जो कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है, जैसे आपने रॉ मटेरियल क्रेडिट पे दे दिया, गुड्स क्रेडिट पे दे दिए, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कनेक्टेड है। तो ऐसे दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया, एकदम बेसिक सा रीजन है कि ऐसे नाम क्यों दे रखे हैं। अब इनमें से कोई भी एक्शन ले सकता है कि भाई कंपनी को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए जो टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP शॉर्ट में बोला जाएगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस करने जाना किसके पास है, कौन अथॉरिटी है जो इसको मैनेज करेगी? तो उसके लिए नाम रखा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे होती है NCLT, आप वहाँ साइड पे लिख के रख सकते हो, फर्स्ट लाइन में लिखा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो टर्म मिलेगा आपको, उसके साथ में लिख के रख लो कि वो है कौन, NCLT। ठीक है, अब प्रोसेस देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले बोला कि कंपनी के जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, ये फर्स्ट पार्ट जो अपने पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, बाकी के पॉइंट्स पे भी आगे बात करेंगे। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या तो इंडिविजुअली या सब क्रेडिटर्स मिलके एप्लीकेशन कर सकते हैं टू द NCLT कि भाई रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करो और हमारे पैसे की रिकवरी करवाओ क्योंकि कंपनी लॉसेस में जा रही है, ऐसा हमें लग रहा है, तो वह एक्शन लेने का पावर उनके पास है। However, with regard to the financial debt in the form of securities or deposits, wherein the terms of the financial debt provide for appointment of a trustee or an agent to act as the authorized representative for all the financial creditors, or where the financial debt is owed to a class of creditors exceeding the number as may be specified other than the given section, an application for initiation of the process against the debtor shall be filed jointly by not less than 100 such creditors in same class और नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच क्रेडिटर्स, दोनों में से बोला है विच एवर इज लेस। तो बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि मल्टीपल क्रेडिटर्स हैं जिनके बिहाफ पे ट्रस्टी या एजेंट ऐसा कुछ अपॉइंट हुआ है तो ठीक है, उसको डील करने दो। अदरवाइज अगर सिचुएशन है तो ये क्रेडिटर ज्वाइंट एप्लीकेशन कर सकते हैं, कलेक्टिव राइट जैसा हो गया। और बोले कितने लोग होने चाहिए ज्वाइंट एप्लीकेशन में, तो मिनिमम 100 ऑफ सच क्रेडिटर्स और 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स विच एवर इज लेस। तो इतने लोगों की ज्वाइंट एप्लीकेशन होगी तो NCLT बात सुनेगी और प्रोसीजर को आगे बढ़ाएगी, ये बोल दिया। तो एक मिनिमम नंबर दे दिया, जैसे वो कलेक्टिव राइट्स में अपने देख रहे थे ना, वैसा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में जो सेकंड बुलेट है वो सेम पॉइंट है पूरा, सिर्फ उसमें एक स्पेसिफिक पार्टी का नाम दे दिया। बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर अलॉटीज अंडर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो मैटर एक्चुअली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का है और यहाँ पे क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिन्होंने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब प्रॉपर्टी खरीदी हुई है ना। अलॉटीज का मतलब जिनको प्रॉपर्टी अलॉट हुई है वो। तो अगर उनका पैसा फंसा हुआ है और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में वो भी IBC में जा सकते हैं इस मैटर को लेके। और सेम क्राइटेरिया 100 ऑफ सच अलॉटीज और 10% विच एवर इज लेस। तो अंदर की डिटेल्स टेक्निकली सारी सेम है, सिर्फ वो एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे दिया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का, बाकी पॉइंट सेम रहेगा। A default herein includes a default in respect of a financial debt owed not only to the applicant financial creditor but to any other financial creditor of the corporate debtor। वो चलेगा, एक financial creditor हो, एक से ज़्यादा हो, कोई मतलब वो लोग जॉइंट एप्लीकेशन कर रहे हैं तो कोई एक रिप्रेजेंट कर रहा है या सारे साथ में डील कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो डिसीजन होगा वो तो सबके फेवर में ही आने वाला है। वैसा आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फर्निश द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। तो एक तो डिफॉल्ट हुआ है, इसका कुछ रिकॉर्ड तो देना पड़ेगा, कोई प्रूफ। NCLT को कैसे पता चलेगा कि सच में डिफॉल्ट हुआ है? तो आप कहीं कंप्लेंट करते हो तो एविडेंस तो लेके जाते ही हो, ये वो स्टेप हो गया। दूसरे पॉइंट में बोला कि क्रेडिटर को एक प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा, इसका नाम है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और उसमें एक और भी टर्म यूज किया इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये सब आगे डेफिनेशन के बेस पे ही है। अब ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है वो समझ लो। देखो आपका पैसा DHFL में फंसा हुआ है, आप सब तो क्रेडिटर्स हो, आपने कंपनी को पैसे दे रखे हैं उधार पे, आपको क्या पता है NCLT में कैसे डील करते हैं, पेपर वर्क कैसे होता है, ये जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होगा, रिजोल्यूशन प्लान कैसे बनेगा, उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर करोगे। अब सबसे पहला नाम इसमें कंपनी सेक्रेटरीज का ही आता है, तो जो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट,
रिजोल्यूशन, लिक्विडेशन, कुछ भी करा लो, CS की जरूरत तो आपको वहाँ पे पढ़ने वाली है क्योंकि उसी को ये सारे प्रोसीजर की नॉलेज होती है। तो आप ऐसे कोई भी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हो जो ये काम करने के लिए नॉलेज रखता हो, तो उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, अब ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो आपको पूरे स्कीम में हेल्प करेगा, आपका पेपर वर्क और लीगल काम संभालेगा। स्टार्टिंग में जिसको अपॉइंट किया जाता है वो टेम्पररी होता है, बाद में उसको परमानेंट कर देते हैं। तो जो टेम्पररी होता है तो उसको बोलते हैं इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और बाद में जब वो परमानेंट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो इसलिए वो दो टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं। इसकी आगे और डिटेल में बात करूंगा मैं, अभी बेसिक मतलब समझ लो कि ये वर्ड का मतलब है क्या। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है? जो आपको ये CIRP का पूरा प्रोसेस करने में NCLT के साथ लीगल हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, वो मैटर सॉर्ट आउट करा के देगा और उसके बदले आपसे प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर देनी है प्रूफ में तो आप अटैच करके दे सकते हैं। Next, the adjudicating authority shall, within 14 days of the receipt of the application under such subsection, ascertain the existence of the default from the records of an information utility. ये नया वर्ड आया, अंडरलाइन कर लो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ये सब डेफिनेशन वाले टर्म्स है, जितने आते जा रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? NCLT। जैसे ही उनको एप्लीकेशन किया आपने प्रोफेशनल के थ्रू, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, NCLT बोलती है हम 14 डेज का मैक्सिमम टाइम लेंगे जिसमें हम रेफर कर लेंगे कि एक्चुअली में कोई ऐसा प्रॉब्लम है भी या नहीं, और फिर हम डिसीजन सुनाएंगे। तो या तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। वो नीचे A और B पॉइंट में आगे वही बोला है। और ये जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी की बात की है, ये कौन है? इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी और कुछ नहीं है, एक डेटा बैंक है, एक डेटा बेस है जिसके अंदर कंपनी के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जा रहा है। जैसे ROC के पास अपना सारा डेटा होता है, तो ROC ये सब जो डेटा स्टोर करती है वो एक इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के साथ टाई अप करके, मतलब टेक्निकल सपोर्ट है, उनके सर्वर पे सारा डेटा स्टोर्ड है और उसके थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन NCLT के पास जाती है, NCLT उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से मांगती है कि इनका जो भी डेटा आपके पास है दे दो, एप्लीकेशन आया है, हमें वेरीफाई करना है इनके रिकॉर्ड्स चेक करके कि जो डिफॉल्ट की बात हो रही है और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर कंप्लेंट लेके आए वो कितनी जेन्यून है कितनी नहीं, हमें एक बार बैकग्राउंड चेक करना। तो डेटा उनसे मांग सकते हैं, ये क्राइटेरिया। इसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई डिफॉल्ट तो अकर हुआ है और एप्लीकेंट ने कंप्लीट एप्लीकेशन कर दी है, और जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके खिलाफ कोई लीगल मैटर नहीं चल रहा है, उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है, तो फिर इस एप्लीकेशन पे आगे बढ़ेंगे और प्रोसेस की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लिया जाएगा कि आपका रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो गया और एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। अदरवाइज क्या हो सकता है, अगर इन जो आपने चार्जेस लगाए वो गलत प्रूव हुए, या फिर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, या आपका प्रोफेशनल जो है उसका खुद का कोई डिसिप्लिनरी मैटर चल रहा है, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट हो गई मतलब कंपनी के खिलाफ कुछ भी इनिशिएशन नहीं किया जाएगा, जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक चीज़ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकती है। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई इशू आता है और उसमें कुछ करेक्शन की नीड है, तो आपको टाइम भी दिया जा सकता है। सीधा रिजेक्ट करने से बेटर है बता दो ना क्या प्रॉब्लम है, सॉर्ट कर देंगे। तो 7 डेज का टाइम दिया जाता है आपकी एप्लीकेशन में करेक्शन करने के लिए, और अगर आपने वो करेक्शन नहीं किए तो उसके बाद रिजेक्शन होगा। तो ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहती है। तो ये टाइम लिमिट और वो सब आपको याद रखना पड़ेगा प्रोसीजर में, इसके अलावा कुछ लिखने के लिए मिलेगा भी नहीं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी उनका डिसीजन है ऊपर, येस या नो, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, 7 डेज के अंदर अंदर वो पार्टीज को इन्फॉर्म करें ताकि उनको पता चले आगे क्या करना है। तो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर था ये आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अगर वो लोग NCLT में जाते हैं तो क्या स्टेप्स उनको फॉलो करने हैं। तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ, क्लियर। ये तो एज एन आंसर ये पूरा टॉपिक आपको पूछ सकते हैं और स्टेप वाइज इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। वैसे ही जो सेकेंड पार्ट है, फाइनेंशियल क्रेडिटर के बदले ऑपरेशनल क्रेडिटर भी तो जा सकता है CIRP के प्रोसेस में। आया समझ लो, ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन हो गया? जो बिजनेस ऑपरेशंस में क्रेडिट पे गुड्स या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो। अगर वो जाता है CIRP में तो उसका क्या प्रोसीजर है वो सेक्शन 9 समझा है, और सिंपल है, कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, आप समझ लो क्या हो रहा है। ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्टली NCLT में जाके कंप्लेंट कर दे मेरे पैसे नहीं दे रहा है, वो तरीका ठीक नहीं है। पहले आप एक बार कॉर्पोरेट डेटर को इन्फॉर्म तो करो, कंपनी को बोलो कि भाई हमारे हिसाब से इतना पैसा लेना बनता है, एक डिमांड नोटिस तो दो उसको, डिमांड नोटिस दो, इनवॉइस की कॉपी अटैच करो, उसको रिमाइंड करवाओ और उसको टाइम दे दो टू रिस्पॉन्ड। वो क्या रिस्पॉन्ड करता है उसके बेस पे आप एक्शन लो कि आपको NCLT में जाना है कि नहीं जाना। तो फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे क्या बोल दिया कि सबसे पहले आपको डिमांड नोटिस देना है टू द कॉर्पोरेट डेटर, टू दैट कंपनी, और उसको इनवॉइस की कॉपी अटैच करके भेज दो और उसको बोलो कि रिप्लाई करे। रिप्लाई करने के लिए कंपनी को कितना टाइम मिलता है? बोला 10 दिन। 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी की तरफ से रिप्लाई आ जाना चाहिए। नहीं आया तो फिर आप NCLT में जाके अपना प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, रिप्लाई में कॉर्पोरेट डेटर के पास क्या ऑप्शन है, क्या रिप्लाई करेगा? 3 इंस्टेंसेस पॉसिबल है, तीनों लिखे। पहले इंस्टेंस में ये बोला
कि कॉर्पोरेट डेटर ने ये जवाब दिया कि देखो आप जो मैटर लेके आए हो पेमेंट को लेके उस पर अपना डिस्प्यूट चल रहा है और वो डिस्प्यूट किसी कोर्ट में आर्बिट्रेशन में पेंडिंग है, तो मैटर सब जुडाइस है ना, तो वहाँ सॉर्ट आउट हो जाने दो। अब आपको इतनी जल्दी है मैटर को सॉल्व करने की, तो आप एक एंटिटी में तो केस चल रहा है, आप एनसीएलटी में वापस अलग से जा रहे हो, सीआईआरपी भी इनिशिएट करा रहे हो, तो एक ही चीज को कितनी जगह बात करेंगे। तो भाई मेरा रिप्लाई तो यही है कि मैटर ऑलरेडी अपना डिस्प्यूट में है, जिस अथॉरिटी के पास चल रहा है चलने दो, वहां पे खत्म हो जाएगा, फिर देखेंगे ना आगे क्या करना है। आप प्रेशर बनाने के लिए 10 एंटिटी में केस फाइल कर दोगे मेरे खिलाफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग वैसे भी उसको होल्ड पे डाल देंगे। तो एक रिप्लाई कंपनी की तरफ से ये आ सकता है। अब ये रिप्लाई लेके आप एनसीएलटी में जाओगे तो भी सेम बात बोलेगी, भाई जब आर्बिट्रेशन में मैटर चल ही रहा है तो हमारे पास लेके क्यों आए, तो बात वहीं खत्म। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कॉर्पोरेट डेटर ऐसा बोले कि भाई हमें आपके पैसे बाकी नहीं रखने, आप पेमेंट ले लो, प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। तो 10 दिन के अंदर वो रिप्लाई कर रहा है और आपके पैसे भी दे रहा है, तो इसके बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम है कंपनी से, आपका पेमेंट मिल चुका है, बात खत्म हो गई। तीसरी एक सिचुएशन ये है, डेटर ये बोल रहा है कि भाई मैं आपका पेमेंट कर चुका हूँ, आप अपने रिकॉर्ड्स देख लो और आपने जो इनवॉइस भेजा है ना उसके अगेंस्ट मैंने ये एंट्री है, एनईएफटी की है तो ट्रांजेक्शन आईडी है, चेक है तो ये चेक नंबर है, ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट नंबर है, टैली कर लो, बैंक स्टेटमेंट भी कॉपी भी दे रहा हूँ, आप अपने रिकॉर्ड चेक कर लो, पेमेंट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से तो कोई पेमेंट बाकी नहीं है, बाकी आप देख लो, ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है। तो इनमें से कोई भी सूटेबल रिप्लाई जो है वो आपको कॉर्पोरेट डेटर की तरफ से अगले 10 दिन में मिलना चाहिए, नहीं मिला तो फिर आप आगे एनसीएलटी में जा सकते हो। तो ये प्रोसीजर हो गया। ठीक है, अब अगर आप एनसीएलटी में जा ही रहे हो तो एविडेंसेस में क्या लेके जाओगे, वही डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सारे, तो जो आपने कंपनी को डिमांड नोटिस भेजा वो, जो उनका रिप्लाई आया वो, आपकी जो इनवॉइस की कॉपी थी वो, फिर आप क्या करोगे अपना बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट कर दोगे कि भाई देख लो हमारे बैंक में कोई पेमेंट नहीं आया, ये भी हम प्रूव कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी जो थी वहाँ से भी प्रूफ ले लो कि भाई वो भी सर्टिफाई कर दे कि पता चल रहा है कि दोनों कंपनी के रिकॉर्ड से कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, तो वो लोग भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है और एक एफिडेविट आप सबमिट कर दो एनसीएलटी में, तो एनसीएलटी के पास एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस रहेगा कि हाँ इतने सारे प्रूफ इसने क्रेडिटर ने दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी बात सच हो सकती है, तो इंक्वायरी में उनको डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे। फिर आगे वो इंक्वायरी करेंगे, उनको लगता है कि आपकी बात ठीक है, पैसा सच में बाकी है, तो वो रिजोल्यूशन प्रोसेस के ऊपर आगे बढ़ेंगे। अगर लगता है कि नहीं कॉर्पोरेट डेटर की बात ठीक है, या तो मैटर डिस्प्यूट में है या पैसे उसको मिल चुके हैं, प्रूव हो ही रहा है और कोई पेमेंट करना बाकी नहीं है, तो एप्लीकेशन वहाँ पे रिजेक्ट। तो एट द एंड तो बात दोनों में से कहीं भी तरफ जा सकती है, डिपेंडिंग के केस में क्या होगा। तो ये जो पूरी स्टोरी है आपकी ये ऑपरेशनल क्रेडिटर वाली है, ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बोलो कुछ कंफ्यूजन इसमें समझ आ रहा है? तो ये 2 पॉइंट्स देखे, और लास्ट सेक्शन जो है इस पार्ट का, दैट इज द सेक्शन नंबर 10, इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय द कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। कंपनी खुद भी तो जा सकती है एनसीएलटी में कि हमें बचा लो, कोई ग्राहक ढूंढ दो, कंपनी को बेच के पैसा रिकवर कर लो, हमारे पास और अब बिजनेस चलाने की कैपेसिटी नहीं, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वो खुद से भी अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके ये रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए जा सकता है। वो खुद प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं और एनसीएलटी में अपील कर सकते हैं। अब अगेन साथ साथ में उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो देना ही पड़ेगा, अपनी कंपनी के अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, वो सारी चीज़ें जिससे प्रूव हो सके कि उनकी फाइनेंशियल हालत कैसी, ताकि एनसीएलटी को समझ में आए कि क्या एक्शन लेना है। तो यहाँ सुओ मोटो कंपनी खुद मेंबर्स में रिजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके एनसीएलटी में जाके अपील कर सकती है कि भाई हमें हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है कि एनसीएलटी आपको उस चीज़ में हेल्प करे। तो इसमें तो प्रोसीजर इतना ही है और कुछ बोला नहीं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड लास्ट में कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। इसके बाद एक पॉइंट दे रखा है जो मैंने लिखा है फॉर नॉलेज पर्पस ओनली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक अभी पूछेंगे, क्योंकि कोविड के टाइम की बात है। जैसे कोविड की बात अनाउंस हुई, लॉकडाउन हुए, तो क्या हो गया ना, सबको पेमेंट तो सभी के रुक गए, नुकसान तो सभी का हो रहा था, पैसा कोई किसी को दे नहीं रहा था, पैनिक सिचुएशन थी। अब इसमें क्या होगा, कंपनी के लॉसेस भी दिखने शुरू हो गए। अब हर कंपनी का जो क्रेडिटर है ना वो उसके खिलाफ ये एनसीएलटी में चला जाएगा, बोले सीआईआरपी स्टार्ट करो, कंपनी बंद करो, हमारा पैसा दो। तो भाई ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, इसमें तो सभी लॉस में है। भाई अभी आप इस सिचुएशन में आप ये सीआईआरपी में जाओगे, कुछ होने वाला नहीं। तो एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू कर दिया था 25 मार्च 2020 को, और बोला कि अगले 6 महीने तक सीआईआरपी इनिशिएट नहीं होगा। एनसीएलटी ऐसी कोई भी एप्लीकेशन आईबीसी में एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज ये पैंडेमिक वाली सिचुएशन है एंड दिस इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता ना, एक दूसरे को ऐसे परेशान नहीं करेगी, कोई भी कंपनी नहीं करेगी, ये बोल दिया। फिर 6 मंथ्स को एक्सटेंड करके 1 ईयर तक कर दिया था। अब ये बात एक्चुअली 2 साल पुरानी हो गई है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक कि अब वो कोविड वाली बात अब पूछेंगे, तब के एग्जाम्स में फिर भी रेलिवेंट था, अब आउटडेटेड हो गया। बट एक बार मॉड्यूल में था तो मैंने आपको बता के रख दी, बाई चांस कहीं कुछ पूछ लिया पेपर सेटर ने तो गारंटी नहीं ले सकते, तो आपको स्टोरी पता होगी कि ऐसा कुछ हुआ था, बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप उसको थोड़ा सा रीड ओनली लेवल पे रख लो, नॉलेज पर्पस के लिए, मोर देन इनफ। बस आज यहाँ तक मैंने कंप्लीट कराया था।
बाकी के पॉइंट्स फिर अपने कल कंटिन्यू करेंगे। आप एक बार पढ़ के आना आज का टॉपिक, कल मैं और प्रोसीजर्स बताऊंगा, फिर वो मिक्सअप होने स्टार्ट हो गए ना तो आपको चैप्टर में मजा नहीं आएगा। तो 30-40 मिनट्स तो आप निकाल ही सकते हो, उतना मोर देन इनफ।